एंड वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे थे नया चैप्टर। ठीक है, आपको पता होगा ही कि आज से हमें नया चैप्टर पढ़ना था, और जो अपना नया चैप्टर है वो मैं पढ़ा रही हूँ आज सेकेंड यूनिट। ठीक है, सेकेंड यूनिट कौन सी है? अपनी सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, अब आप लोग जो पढ़ रहे हैं, भाई ऐसा होता है कि आप शुरुआत में तो बहुत जोश जोश में पढ़ते हैं, ठीक है, और लास्ट तक चैप्टर के जाते जाते आप लोगों का जोश खत्म हो जाता है ना। तो जरा उस जोश को ना लास्ट तक बनाए रखिएगा। क्वेश्चन ही नहीं करते जो बोर्ड में क्वेश्चन है, तो शुरुआत में जितना जोश है हम चाहते हैं कि चैप्टर के लास्ट तक उसी जोश से आप उस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, तो आज आपका नया चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है अपना सॉल्यूशन। ठीक, तो नए चैप्टर का नाम है क्या? सॉल्यूशन। अब देखिए, जो सॉल्यूशन है, अगर हम बोर्ड की बात करते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर से बोर्ड में कौन कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड में आपका 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, 5 से 6 नंबर का इसमें आपका बोर्ड से पूछा जाता है। मींस यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इससे पहले वाला हमने जो चैप्टर पढ़ा था, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट वाला, उसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है आपका, यहाँ से आपको 101% लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें होगा क्या? उसमें होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, बात इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल 101% इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर लें कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या। तो देखिएगा, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक पार्ट करते हैं इसका थ्योरी पार्ट, और दूसरा है इसका न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, ये दोनों पार्ट एक साथ ही पढ़ते हुए हम चलेंगे। तो जो थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन है, यहाँ से थ्योरी पार्ट से इसमें बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, फिर भी थ्योरी पार्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बनता है आपका जो थ्योरी पार्ट्स है, इसमें से सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अधिकतर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल अगर 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है, क्योंकि भाई इसमें से 3 मार्क्स का तो एक लॉन्ग आ जाएगा, उसके साथ विद टेल क्वेश्चन आता है। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना बेटा, ये विद टेल। एक मिनट, हाँ, जो आप लोगों ने कल चैप्टर कंप्लीट किया है, हाँ, वो लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल वो सिलेबस में है। बिकॉज इस साल आपका कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। मैं कोई भी चैप्टर आपके चैप्टर क्या, मैं कोई भी ऐसा टॉपिक भी नहीं आपको करा रही हूँ। मीन्स कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ रही हूँ जो ना कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे सिलेबस के जो चैप्टर है, इस साल आपका सिलेबस डिलीटेड नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। और अब अगर डिलीट होता भी है, तो सेकेंड बुक से आपका जो पार्ट है वो डिलीट होगा। फर्स्ट बुक से अब इसके डिलीट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो सेशन है वो आपके अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक तो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की एक्सरसाइज एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, इसके सारे एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और थ्योरी में क्या आता है? सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन सॉलिबिलिटी की। और क्या पूछा जा सकता है? हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ के अलावा यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पर और क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्या बनते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बाद? वांट ऑफ फैक्टर, और लास्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको बताए हैं थ्योरी वाले पार्ट्स। ठीक है, थ्योरी में क्या क्या आपका आता है, और इस थ्योरी में अगर जो पूछा जा रहा है उसमें भी इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, इसमें जो मोस्ट ऑफ चांसेस है पूछे जाने के, वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन थ्योरी में आपका पूछा जाता है। मींस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, हेनरी लॉ, इसे भी आप करेंगे।
और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये यहाँ पर न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आएंगी। यानी कि थ्योरी के पार्ट में जो आपको अच्छे से करना है, ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल आपको रट के रख लेना है। रट के रखने का मतलब है कि इसे पहचानना है कि कैसे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। बात समझे? अब देखिए इसे हम कौन सा इसका न्यूमेरिकल पार्ट, इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में ये थोड़ा सा लेंथी आएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको क्या पढ़ना है, जो क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो क्लास 11th में भी मजाक समझ लिए थे, तो उनके लिए 101% ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं 11th में भी आपको बता चुकी थी कि बेटा जो आप ये 11th में पढ़ रहे हो ना, ये 12th में आपको 5 नंबर का मिलेगा, तो 100% इधर से मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी ये आपको मैंने बहुत अच्छे से कराई थी, पता नहीं कितने न्यूमेरिकल मैंने करा डाले थे, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक, अभी भी कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कराऊंगी, अभी भी कराऊंगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और इसके अलावा आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल। ये हेनरी लॉ, यहाँ पर हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, और हेनरी लॉ की डेफिनेशन है। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन, बात समझ रहे हो ना। पहले इसका बाहर का आउटलुक समझा करो कि चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है जी। तो मोल फ्रैक्शन, और यहां पर आएंगे हेनरी, हेनरी लॉ के क्या, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स। अब इसके बाद आपका आएगा कौन सा, इसके अलावा आपका आएगा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, दोनों आपको करने हैं। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड मास परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड, ये भी आपको क्लास 11th में बहुत अच्छे से कराया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है। वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल के बाद आपको और क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा है आपका डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। इसके अलावा दिख रहा है ना भाई, ये ऊपर लिख दूं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और वांट ऑफ के न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल्स है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, ये वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन ही है बस। यानी कि आप खुद समझिए न्यूमेरिकल पार्ट कितना भरा पड़ा है इसके अंदर, जबकि जो हमारा थ्योरी पार्ट है इसका बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से समझ लीजिए थ्योरी पार्ट और इसका न्यूमेरिकल पार्ट, यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स आपको 101% मिलना ही मिलना है, ठीक है। थ्योरी पार्ट्स में सॉल्यूशन के एग्जाम्पल डेफिनेशन में पूछे जाते हैं, सॉरी एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो पूछी जाती है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी ये नहीं कि आपने एक बार सॉल्युबिलिटी पढ़ ली होगी तुम्हारी कहानी, यहाँ पर 3 बार अलग अलग आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 3 बार का मतलब जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। जब कोई लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अलग हो जाएगी। जब कोई गैस, जब कोई गैस है आपकी लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अलग हो जाएगी। खैर ये हम आपको बताते चलेंगे कि क्या हो रहा है इधर, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, एप्लीकेशन भी पढ़ाई थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की आपके इसके भी एप्लीकेशन ही आते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, डेफिनेशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल, इसमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप ये समझिए 101% लिख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा, ठीक है। मिलेगा मिलेगा का मतलब समझते हैं आप,
कि आपके जो 3 सेट बनते हैं उन तीनों में से किसी ना किसी सेट में आएगा, हो सकता है तीनों सेट में हो। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल? इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हें लगा सकते हैं। पहले चैप्टर का इसलिए बता देती हूँ कि आप उसी हिसाब से उसकी तैयारी करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं वो है इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा जो चांसेस होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स आने के, वो आते हैं राउल्ट्स लॉ के। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि ये 3rd नंबर पे आपका इंपॉर्टेंट है, दूसरे मार्कर से लिख दूं। ठीक है, 3rd नंबर पे ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 4th नंबर पे, 1st नंबर पे जो ये है, 2nd नंबर पे ये है, 3rd नंबर पे राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आफ्टर आपके जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वो है आपका हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं अपने सिलेबस में, और उसके बाद तो आप ये समझिए कि ये सब आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अब ये आप कहोगे मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं आती क्या मैम? मोलैरिटी, मोलैरिटी जब तक आपको नहीं आएगी आप इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते। समझ गए ना? मींस इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर इनके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं तो आपको ये मोलैरिटी और मोलैरिटी आनी चाहिए। समझ गए ना? तो ये जो है ना, ये अपने बेसिक्स हैं, ये तो आने ही आने चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा है। और ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर, और एक राउल्ट्स लॉ वाले, सॉरी राउल्ट्स लॉ तो काफी आता है, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं लगाऊंगी, इंपॉर्टेंट यही लगा देती हूँ। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट समझ लो, जो हेनरी लॉ है, ठीक है, हेनरी लॉ है, और दूसरा अपना राउल्ट्स लॉ है। मैं फिर से कह रही हूँ, कान खोल के सुन लीजिए, समझ लीजिए, न्यूमेरिकल्स की कोई कमी नहीं है इधर। तो यहां से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, हेनरी लॉ, ये वाले, अब ये तक बता दूंगी आपको कि कौन से आएंगे। ठीक, तो हेनरी लॉ से जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ये नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, राउल्ट्स लॉ वाले भी नाइट्रोजन। मींस आपको दिमाग में बसा के चल रहे हैं कि हमारे जो बोर्ड वाले हैं ना, इन्हें नाइट्रोजन से बहुत प्यार है। ठीक है, जो इनर्ट गैस है 78% है ना आपके इन्वायरमेंट में, उससे ये बहुत प्यार करते हैं। और इतना प्यार करते हैं कि जो भी अगर यहाँ से हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन वाला ही होगा। आप पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 10 साल के देख लीजिए, सब में नाइट्रोजन 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 ही आया है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन वाला कोई भी क्वेश्चन हमें कहीं मिल जाए तो हमें उसे छोड़ना नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि नाइट्रोजन वाला इधर छपता है क्वेश्चन बोर्ड में। बात समझे इतनी? समझ गए बेटा जी? तो इस तरीके से इसका पूरा लेआउट मैंने एक ब्लूप्रिंट बता दिया कि किसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है, कहां से कौन से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका क्लियर नहीं तो है इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बेस पर वीडियो हम क्लियर पढ़ते नहीं है। चलेंगे। मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी बता दीजिएगा मुझे। तुमने हेडफोन लगाया था? नहीं, मेरे पास तो नहीं कर रहा तुम्हारा हेडफोन ना। तुमने केवल वीडियो लगा रखा है, हेडफोन तुमने लगाया ही रखा है, क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। दोबारा हेडफोन लगा के दोबारा कनेक्ट करो, ठीक है ना? हेडफोन लगा के दोबारा कनेक्ट करो। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत है, ओके, क्लियर है ना इतना? तो चलिए, आप सभी को क्लियर है। चल, तो अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया किस किस को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और किस पर बस पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं, रफ कर दूं। हाँ भाई, तो अब सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट यू मीन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है बेटा आपका? सॉल्यूशन जब दो
आपके एक बात और, यहाँ पर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है, और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें होमोजीनस मिक्सचर हो। मींस सॉल्यूशन का मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर एक होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका क्या, ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको पता है किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपको पता है ये बहुत छोटी चीज मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन भाई ये पूरा चैप्टर ही सॉल्यूशन है। लास्ट तक आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही समझना है, न्यूमेरिकल में भी वही पहचानने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक, अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन रहा है, और ये कौन सा सॉल्यूशन है अपना, ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें आपका एक होमोजीनस मिक्सचर होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर होगा इन विच सॉल्यूट and solvent could not chemically react, could not chemically react। आपको इस बात का स्पेशली बेटा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, केमिकली रिएक्ट नहीं होते, केमिकली रिएक्ट नहीं होते, इस बात को भाई ध्यान रखना। ये आपके जो बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो वहां पर ये पूछा जाता है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं, तो पूछा जाता है क्या वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, नहीं बेटा, ध्यान रखना, इनमें कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है नया सब्सटेंस बन जाए, तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन आप बनाते हैं शरबत, गर्मियां चल रही हैं, बहुत अच्छे से शरबत पीते होंगे। ठीक है, आप सभी ने शरबत पिया होगा, तो जो शरबत है, शरबत में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए जो सॉल्वेंट है वो कैसा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, आप सभी जानते हैं, और उसमें जो स्मॉल अमाउंट में मिक्स करते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट और स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट। अब आपको शरबत बनाना है, अब एक गिलास आपके पास पानी है, अब उस एक गिलास पानी में आपने क्या करना है कि चीनी मिलानी है, तो पानी कैसा होगा, ज्यादा और चीनी होगी कम। ठीक है, यानी कि शरबत में सॉल्यूट क्या होता है आपका, शुगर। ठीक है, शुगर है सॉल्यूट, और जो वाटर है, वाटर कैसा है आपका, सॉल्वेंट। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब शरबत पीते हैं तो, हाँ पीते हैं, ठीक है, पीना मुझे याद आ गया, जब शरबत बनाते हैं तो उसमें शुगर वर्क करती है एज अ सॉल्यूट और वाटर वर्क करता है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब देखो, और ये जो शुगर और वाटर है ये आपस में फिजिकली मिक्स है, लेकिन ये केमिकली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, कि चीनी पानी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर ले, कोई केमिकल रिएक्शन करती है क्या शरबत में, नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, केमिकली रिएक्शन नहीं करते। मैं फिर से कह रही हूँ, बेसिक समझिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये कि केमिकल रिएक्शन नहीं करते, मैडम ने कौन सी बड़ी बात बता दी, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। वहां पर वो कह देगा कि ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। इसकी एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी अभी, यूरिया और वाटर का आएगा, वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे बहुत उल्टे पुल्टे आंसर लिखते, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि वो एक सॉल्यूशन नहीं है, और जब सॉल्यूशन नहीं है तो वो बॉइलिंग पॉइंट और जो आपका कौन सा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, उस पर क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। दूसरा बात है, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म थ्रो आउट एंड हैव सेम प्रॉपर्टी। जो यूनिफॉर्मली होते हैं, पूरे में एक से मिक्स होते हैं,
और साथ के साथ पूरे की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होनी चाहिए, तभी आपका वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपके पास एक गिलास है, अब इस गिलास में आपने येलो नहीं, पानी, नीला नीला पानी आपने भर लिया, ब्लू है वाटर है ना, तो वाटर आपने ब्लू भर दिया, इसमें आपने क्या मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स कर दिया। शरबत पिया है ना सभी ने, ठीक है, तो आपने बड़ी अच्छी से उसमें चीनी पूरी घोल दी, चीनी पूरी घुल जानी चाहिए, ठीक है। अब आप एक चम्मच लेके आए, ले आए चम्मच, चमचा मत ले आना, एक चम्मच लेके आए, आपने यहां से वाटर लिया, वो शरबत लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मीठा होगा, पानी भी होगा उसमें, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है दोबारा से पूरा खत्म हो गया, लास्ट में पिया यहाँ से, तो वही सिर्फ उतना ही मीठा यहाँ था, उतना ही मीठा यहाँ था, यानी कि क्या हुआ आपका, ये पूरा का पूरा कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल्स। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक। सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी है, देखी है ना भाई, मैंने नहीं पी इसलिए आपसे पूछ लिया, आपको ये कैसा क्वेश्चन है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, ठीक है। तो ये हमने क्या ले ली, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक को गिलास में भर दिया, तो अब ऊपर से आप कह रहे हैं, आपका भाई कह रहा भाई नीचे की छोड़ देना, नीचे की कोल्ड ड्रिंक बड़ी मीठी होगी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एक ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, वो होमोजीनस मिक्सचर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपने कोल्ड ड्रिंक भरी, यहां से एक चम्मच निकाला, तो उतना ही मीठा होगा, उतना ही कलर होगा, लास्ट में जो बची उसमें भी उतना ही कलर होगा, उतना ही मीठा होगा, यानी कि जो कलर के और शुगर के और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, जितना मीठा इधर उतना मीठा उधर, इतना खट्टा इधर उतना खट्टा इस कॉर्नर में, मींस लास्ट में। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में ये वाला पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ गए? कहाँ है, यस, ओहो, एक मिनट, जोड़ रहे हैं, ठीक है बेटा, रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक लिखा है, कोल्ड ड्रिंक का तो कलर था ना, लिम्का नहीं, वो ली थी हमने, माजा नहीं, अरे कोई भी ले लो यार, हो गया, चलो, है वोदका में कलर नहीं होता है ना, अच्छा, हाँ भाई, तो सुनिएगा, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन समझ में आ गया, होमोजीनस मिक्सचर होता है, मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, इसके अलावा केमिकली रिएक्शन नहीं करते। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। अब आप हमें ये बताइए कि जितने भी आप अपने आसपास चीजें देखते हैं उनमें प्योर सब्सटेंस कौन से हैं, ठीक है बेटा, ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको प्योर सब्सटेंस, समझ लीजिए इतना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम अपने आसपास जो भी चीजें देखेंगे ना, तो उसमें आपको प्योर सब्सटेंस ना के बराबर नजर आएंगे, ठीक है। आपको जो भी मिलेगा सब मिक्सचर, सब सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये इंक की बात करूं, तो इंक भी क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर बेस होगा, ठीक है, उसके अलावा उसमें कोई कलर मिले होंगे, ठीक। आप कहोगे मैडम हवा, हवा प्योर होती है भाई हमारी, ठीक है, तो बेटा हवा भी प्योर नहीं है, जो हवा है ना, जो एयर है, वो भी क्या है, वो भी एक सॉल्यूशन है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, एयर है ना, एयर, अरे इधर लिखना था एग्जाम्पल, ठीक है, एयर, एयर भी क्या एक सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस मिक्स रहती हैं, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.0001% हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल प्रशिष्टि। तो इस तरीके से बेटा क्या है कि ये डिफरेंट गैसेस आपकी होती हैं, एयर भी आपकी प्योर नहीं है, तो ये मिक्सचर है। अब देखिए आप कहोगे नहीं मैडम हम पानी तो शुद्ध पीते हैं, प्योर वाटर पीते हैं, तो
तो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में बता के आई हूं, आप प्योर वाटर पी ही नहीं सकते। प्योर वाटर का मतलब समझते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यानी कि जो वाटर है, आप जो वाटर बोल रहे हैं, वाटर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। और किसका सॉल्यूशन है, मिनरल्स का, मिनरल्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, वाटर में। ठीक है, अब और क्या है भाई, एलॉय, आप स्टील के बर्तन देखे हैं, एलॉय, ठीक है, स्टील, स्टील भी आपको पता है जिसमें आयरन मिक्स होती है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, कार्बन होता है। तो बताइए कहाँ से ये प्योर सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, प्योर सब्सटेंस हुआ। आप अपने आसपास जितना भी देखेंगे ना, वो अधिकतर आपको क्या दिखाई देगा, सॉल्यूशन ही दिखाई देगा। कोल्ड ड्रिंक सॉल्यूशन, कॉफी सॉल्यूशन, चाय सॉल्यूशन, खाना सॉल्यूशन, पीना सॉल्यूशन, सब कुछ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हमें सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो सॉल्यूशन से एक, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन जब कराऊंगी ना तब आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ठीक है, इससे वाटर से, जो आपका फ्लोराइड है, ठीक है, फ्लोराइड आपको पता है वाटर में प्रेजेंट होता है, कोई रह तो नहीं गया बाहर, चलो, जो फ्लोराइड है, एक मिनट बेटा, जो फ्लोराइड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने पानी में प्रेजेंट होता है। तो यही पूछा गया था कि जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फ्लोराइड का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है आप जानते हैं। देखिए जो फ्लोराइड है, नॉर्मल नॉर्मल 1 ppm पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है, नॉर्मल वाटर है वो 1 ppm होना चाहिए, किसके लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमें क्या चाहिए, 1 ppm वाला पानी चाहिए। ठीक है, 1 ppm वाला वाटर चाहिए। अब देखो अगर आपसे बोला कि 1 ppm से कम हो गया, इफ, और ये क्या कम हो गया भाई, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोरीन, अमाउंट ऑफ फ्लोरीन, if less than 1 ppm, अगर 1 ppm से कम हो गया तो क्या होगा। ठीक है, अगर 1 ppm से फ्लोरीन वाटर में आपका कम हो गया तो जो टीथ हैं प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेंगे, नॉट ग्रोथ ऑफ टीथ प्रॉपरली, इसे कहते हैं दांतों का झड़ना। ठीक है, दांत झड़ने लगते हैं। अब आप ये मत समझिएगा दांत झड़ने का मतलब है गिर गए, दांत गिर गए, दांत गिरते नहीं है, दांत तो लगे रहेंगे अपनी जगह पे। ठीक है, ये जो दांत है ना, जो आपका इनेमल है टीथ का, ये धीरे 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 कम होने लगता है, मीन्स घिसने लगते हैं दांत। ठीक है, झड़ने का मतलब है दांत धीरे धीरे घिसने लगते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर में 1 ppm से कम है तो टीथ नहीं क्या होंगे आपके, आपकी बॉडी पर, सॉरी, टीथ प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेंगे। इफ जो फ्लोराइड है 1.5 ppm हो, ठीक है, 1.5 ppm फ्लोराइड है, तो क्या होगा बेटा, 1.5 ppm फ्लोराइड पर जो टीथ हैं, टीथ बिकम मोटेल्ड, मोटेल्ड, मोटेल्ड का मतलब होता है कलर्ड। टीथ कैसे हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, जैसे लगता है कि उनके दांतों में ना उन्होंने गुटखा खा रखा है बहुत सारा, पीले पीले से हो जाते हैं, ब्राउन से कलर के हो जाते हैं, जबकि वो बेचारे बंदे हैं ना, वो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ऐसा कुछ नहीं पीते हैं। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, इसका रीजन है कि उनके वाटर में जो फ्लोराइड है, ठीक है, जो फ्लोराइड है वो कितनी होगी, 1.5 ppm होगी। ठीक है, 1 पॉइंट, देखो वही फ्लोरीन है, अगर 1 से कम हुई तो वो क्या करेगा, वो दांतों की झड़ने लगेंगे। ठीक है, दांतों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक, अगर 1 से अधिक हो गई, 1.5 का मतलब 1 से अधिक हो गई, तो अगर 1.5 है तो इससे दांत खराब हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे, रहनी है तो 1 ppm। अब देखिए इफ मोर देन 1.5 ppm, 1.5 ppm अगर हो गई तो क्या होगी, ये पॉइजनस होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी, पॉइजनस हो जाएगी।
पॉइजनस हो जाएगी। ठीक है, अधिकतर ये आपका जो रैट है ना, रैट किलर सुना होगा, रैट किलर में यूज होती है आपकी सोडियम फ्लोराइड्स। ठीक है, तो ये पॉइजनस हो जाएगी, इतनी पॉइजनस की पर्सन की डेथ भी हो सकती है। बात समझ में आए? तो एक ही वही फ्लोरीन है, मींस 1 ppm, तो 1 ppm ही होनी चाहिए सॉल्यूशन में। अगर 1 ppm है तो ड्रिंकिंग पर्पज में, लेस देन 1 है तो बेकार है हमारे लिए, 1.5 से मोर देन 1 है तो बेकार है, और बहुत ज्यादा है तो फिर मरना ही मरना है। ठीक है, तो ये आप नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है यहां से वाटर के सॉल्यूशन से। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा ओ नोट करिएगा। हाँ, डायमंड प्योर है, तो बेटा डायमंड की सभी, हाँ क्वेश्चन अभी किसी ने लिखा भी है डायमंड प्योर है, लेकिन डायमंड बेटा हम सभी के पास कहाँ होता है ना, कहाँ मास्टरों के पास डायमंड रखा है भाई, तो डायमंड कहाँ है? ठीक है, सभी के पास डायमंड नहीं है। दूसरी बात है कि जो डायमंड है वो काफी प्रीसियस है, इसलिए लोग नहीं ले पाते हैं ना, तो डेली लाइफ में आपको डायमंड नहीं दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? भाई कोई गोल्ड भी कह रहा है, गोल्ड आपका जो प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड का आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी आपके ये जो बनाए जाते हैं ना ऑर्नामेंट, गहने, ये सब आपके 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, इनफैक्ट अभी तो 14 कैरेट गोल्ड भी आने लगा है ना। तो ये कैरेट का मतलब क्या है? इसमें प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज। प्योर गोल्ड का आप कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, और कोई कुछ कह रहा था? हाँ, डायमंड डायमंड डायमंड, ठीक है। और किसी ने कुछ कहना है? नहीं कहना। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गई बेटा बात? चलिए, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। टाइम कितना हो गया? टाइम है? टाइम है। हाँ भाई, ये मीटिंग खत्म हो जाए तो सेम पर मीन्स इसी पर 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तुम भाग लो, भागना मत अब, क्योंकि इसका टाइम खत्म होने वाला है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन है ये फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल स्टेट के बेस पर ये 9 टाइप के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन 8 टाइप के होते हैं। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? ट्रू सॉल्यूशन 9 तरीके के होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन 8 तरीके के होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल आप पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर है 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक बात और जो आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो समझिएगा कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है, वही फिजिकल स्टेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, मींस क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ solvent is equal to physical state of solution, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन बना और सॉल्यूशन में हमने क्या मिक्स किया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है और इसमें आप सॉल्यूट कुछ भी मिक्स कर दीजिए, कुछ भी, तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा। ठीक है, ये बात मैंने क्लास 10th को क्लास 11th में बहुत अच्छे समझाई थी, क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक, अब देखिए अगर सॉल्वेंट गैस है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी कैसा होगा? गैसियस होगा। बात समझे? अगर सॉल्वेंट सॉलिड है
तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को देखकर हम सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन गैसियस है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, गैसियस होगा, क्योंकि जैसा सॉल्वेंट होगा वैसे ही सॉल्यूशन होगा, जैसा सॉल्यूशन होगा वैसा ही सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, ठीक है। तो ये वाली बात आप समझ लीजिए, जिसे पता है कोई बात नहीं, जिसे नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट नोट वोट जो भी करनी है वो कर लीजिए। ठीक है बेटा जी। गौरव कहाँ है, गौरव? चलिए रफ कर दूं मैं इससे। हाँ, अब फिजिकल स्टेट के बेस पर 9 टाइप के होते हैं अपने सॉल्यूशन। ठीक है, 9 टाइप के सॉल्यूशन है, 9 तरीके के सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूट। ठीक, यहां से पता चलेगा आपको इस चैप्टर में कौन से सॉल्यूशन पढ़ने हैं, पूरे 9 नहीं पढ़ने, ठीक है, कौन से पढ़ने अभी बता दूंगी। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूट, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है।